हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसका क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आया हो। बहुत ही रेयर होता है कि इस चैप्टर की जगह क्वेश्चन कोई और आ गया हो, और वो भी कौन सा आता था, एनपीओ आता था, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आया हो। बहुत बार, मतलब 10 में से 9 या 8 बार देखा जाता है इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए, ये चैप्टर मैंने डिटेल में भी कराया हुआ है और यूट्यूब पर उसकी फ्री क्लास भी है। मतलब अगर आप ये चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप जब उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अलग फील आ जाएगा कि यार मैंने कुछ इस लेक्चर से कुछ नया ही सीखा है, पुराना नहीं सीखा। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपने पुराना पढ़ा वही आपको रिपीट करा जाए। आप बिल्कुल नई चीज सीखोगे। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट सेक्शन होगा, वहां पर ये मिल जाएगा आपको। मैं एक बार फिर भी दिखा देता हूं। आप डायरेक्टली जाइएगा उसमें, एप्लीकेशन के अंदर अपनी यूट्यूब पे, यूट्यूब पर जाके आप यहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन होगा उस पर जाइएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने के बाद आपको कई सारी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। जो याली प्लेलिस्ट है ना, याली फाइनेंस स्टेटमेंट सिलेबस 2022 का ओनली फॉर सीएमए, इस प्लेलिस्ट में 17 क्लास है। 17 क्लासेस के अंदर आपका डिटेल कॉन्सेप्ट कवर है, पूरा का पूरा डिटेल कवरेज है 17 क्लासेस के अंदर। तो आप ये सारी क्लास वॉच कर सकते हैं, आप ये सारी क्लास वॉच कर सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो। और जिसने पढ़ लिया है वो आइए मेरे साथ रिवीजन करेगा। लगभग इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर 20 से 25 क्लास लगती है क्वेश्चन मिलाकर, पर उन 17 क्लास के अंदर डिटेल कॉन्सेप्ट कराया हुआ है क्वेश्चंस के साथ, और कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड नहीं करे थे, पर डिटेल में कॉन्सेप्ट है। मतलब वो जो रेगुलर क्लास होती है उसी में से है ये। अब सर क्या क्या हमारे पास टॉपिक क्या, सर एक बार देख लेते हैं टॉपिक टू बी कवर। देखिए टॉपिक टू बी कवर में अगर हम देखें तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है इंट्रोडक्शन। दूसरा टॉपिक है हमारे पास ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। तीसरा टॉपिक है हमारे पास एडजस्टमेंट। ऐसे तो बैलेंस शीट भी है, पर बैलेंस शीट तो आपको पता ही है दोस्तों, बैलेंस शीट बनाना आप कई बार सीख चुके हैं, तो मुझे अलग से सिखाने की जरूरत नहीं होगी। बैलेंस शीट भी हमारे पास टॉपिक है, इसी में सिखाई जाती है पहली बार बैलेंस शीट इस चैप्टर के अंदर। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा जब पहली बार चैप्टर, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना पहली बार इसी चैप्टर में सिखाया गया था। बैलेंस शीट के बाद आती है हमारे पास एडजस्टमेंट्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यही है जो सारी एडजस्टमेंट, जिसमें टाइम लगने वाला है, इसकी एक लिस्ट लिखवाऊंगा जब मैं यहां पहुंचूंगा। आज तो मैं आपको ये तीनों चीज करा दूंगा, मतलब इंट्रोडक्शन, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। जब एडजस्टमेंट में अगली क्लास में आपको कराऊंगा तो अगली क्लास में इसकी एक पूरी लिस्ट लिखवा दूंगा कि एडजस्टमेंट में ये सारी एडजस्टमेंट है, कम से कम होगी 15 से 20 के बीच में, वो लिस्ट लिखवा दूंगा। एंड फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन मैं बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा, दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझने के लिए। बाकी आज हम ये पर्टिकुलर टॉपिक में सबसे पहले पढ़ रहे हैं आज इंट्रोडक्शन, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल के बारे में समझते हैं। आइए सर, जल्दी से कराएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका बिल्कुल भी। इंट्रोडक्शन में मैं सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखूंगा। और देखा जाए तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का। वो भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लेंगे। रिवेन्यू एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन, जिस स्टूडेंट को रिवेन्यू और कैपिटल ट्रांजेक्शन के बारे में नहीं पता ना, वो थोड़ा मुश्किल ही समझ पाता है इस चैप्टर को, क्योंकि जरूरी है ये वाला कॉन्सेप्ट। इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन का मतलब है, सबसे पहले मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करता हूं। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जब एक सिंगल पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। जब एक सिंगल पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा उसको क्या कहा जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाएगा। सीधा सिंगल सिंगल पॉइंट लिखता हूं, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है।
सिंगल पर्सन जब बिजनेस स्टार्ट करता है उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। मतलब जब मैं यहाँ पर आपके कंपनी, जब मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस निकालूं, काफी स्टूडेंट को ये गलत फहमी हो जाती है कि हम यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ कंपनी का प्रॉफिट और लॉस नहीं कैलकुलेट करते हैं हम। यहाँ हम, हमारे पास कई सारे टाइप के बिजनेस होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, कंपनी होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस होता है। ऐसे कई प्रकार की टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं, उसमें से एक टाइप है सोल प्रोप्राइटरशिप। उसका हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं। ना तो पार्टनरशिप का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं, ना तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, और ना ही एलएलपी का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक टाइप ऑफ बिजनेस है जो सोल प्रोप्राइटरशिप, जब सिंगल पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। जैसे कि दीपक ग्लासेस, मैं एक सिंगल पर्सन हूं जो मेरा अपना बिजनेस है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो कभी भी जिंदगी में ये नाम मत लेना कि मैं यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं या फिर मैं किसी पार्टनरशिप का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं। नहीं दोस्तों, ओनली सोल प्रोप्राइटरशिप का प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमें क्या करना है, जो एक सिंगल पर्सन जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप इसको बोलते हैं, इसका हमें क्या बनाना है, इसका हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। हम जानना चाहते हैं, कंपनी जानना चाहती है, कंपनी कह रहा है ये बिजनेस ये जानना चाहता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, कि भाई हमने पूरे साल में कितना कमाया। तो साल के एंड में हमें क्या बनानी पड़ेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होगी एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जाकर हम कैलकुलेट कर पाएंगे फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। तो हमें क्या करनी होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होगी। क्या बनानी होगी दोस्त, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होगी। कब बनानी होगी, 31 मार्च को बना लो या 31 दिसंबर को बना लो। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर कहते हैं और 31 दिसंबर को कैलेंडर ईयर कहते हैं। आपको पता है 31 मार्च एंड होता है तो फाइनेंशियल ईयर, और 31 दिसंबर हमारा कैलेंडर ईयर होता है, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। इन दोनों पीरियड में कभी भी आप बना सकते हैं। गवर्नमेंट कहती है, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आप 31 मार्च को बनाओ, क्योंकि हमें उसी में रिपोर्टिंग चाहिए। As per the income tax act, इनकम टैक्स कहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, वहां पर लिखा है प्रोविजन कि हमें क्या चाहिए, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च तक की चाहिए। अगर आप 31 दिसंबर की बना रहे हो तो आप दोबारा बनाना हमारे लिए अलग से 31 मार्च तक की। सोचो, मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 जनवरी से 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर ले ली। अब इनकम टैक्स कहता है भैया टैक्स के पर्पज से आपको 31 मार्च तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करके हमें टैक्स पे करना होगा। अब मैं 31 दिसंबर की बना रहा हूं, अब मुझे दोबारा से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की कैलकुलेशन करनी होगी, इसलिए मैं दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते। तो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो कोई भी कंपनी पूरी इंडिया के अंदर जो भी कंपनी काम कर रही है वो 31 दिसंबर मतलब कैलेंडर ईयर वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं चुनती, 31 मार्च वाला ही चुनती है। रीजन बीइंग इनकम टैक्स के पर्पज से, क्योंकि नहीं तो इनकम टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च तक की बनानी होती है। हम दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, इतना टाइम नहीं होता, इसलिए हर कंपनी 31 मार्च तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। तो प्रैक्टिकली तो 31 मार्च चलता है, 31 दिसंबर आपको क्वेश्चन में दिख सकता है। तीसरा पॉइंट करते हैं कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली में होता क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें जुड़ी होती है। पहली होती है हमारी पोजीशन स्टेटमेंट, सॉरी पहली हो गई हमारी इनकम स्टेटमेंट, और दूसरी होगी हमारी पोजीशन स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट मिलाकर क्या बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। जो इनकम स्टेटमेंट है दोस्तों, उसमें हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अकाउंट कहां पर बनता है, इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से बनाई जाती है। पहली बात तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दो कैटेगरी में बांटा गया, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पोजीशन स्टेटमेंट है आपके पास बैलेंस शीट। ठीक है जी, तो बैलेंस शीट कहां पर आती है, पोजीशन स्टेटमेंट में। इनका पर्पस क्या होता है, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाने का पर्पस होता है प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना कि साल के एंड में इस प्रोप्राइटरशिप को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। दूसरा बैलेंस शीट बनाने का पर्पस होता है कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारा बिजनेस मार्केट में कहां स्टैंड कर रहा है, क्या पोजीशन है हमारे बिजनेस की मार्केट के अंदर, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है,
हमारे पास कितनी एसेट रखी है, हमें कितना कर्जा है, तो वो पोजीशन डिसाइड करने के लिए हमें बनानी पड़ती है बैलेंस शीट। एक चीज और बता दो, बहुतों को नहीं पता होता, जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट होता है वो पूरे साल की इंफॉर्मेशन आपको देता है, इसलिए इसका आता है फॉर द ईयर एंडेड वर्ड का यूज करते हैं। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो फॉर द ईयर एंडेड वर्ड का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है पूरे साल की डिटेल इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर, इस अकाउंट के अंदर है। मतलब जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो आप क्या लिखोगे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 जो भी है। तो फॉर द ईयर एंडेड वर्ड का मतलब है पूरे साल का डाटा है, इसके अंदर पूरी साल की बातें बता रहा है। जबकि बैलेंस शीट पूरे साल की बातें नहीं बताता। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो लिखते हो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। एज ऑन का मतलब है इस दिन की बैलेंस शीट है। कल क्या होगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी, कल क्या था पोजीशन चेंज, 31 मार्च को क्या पोजीशन है उसके हिसाब से बैलेंस शीट हम बना रहे हैं। कल क्या होगा, परसों क्या था, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसकी पोजीशन, हर दिन की पोजीशन अलग अलग होती है। जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन की पोजीशन बता रहे हैं, कल परसों का हमें नहीं पता। तो बैलेंस शीट एक दिन की डिटेल आपको बताएगा, उस दिन कंपनी की पोजीशन क्या है। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी इनकम, पीएनएल अकाउंट आपको क्या बताता है, पीएनएल अकाउंट आपको बताता है पूरे साल के डाटा। बातें समझ में आ गई आपको। चलिए, ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था जो आपको समझना था। इसके बाद आते हैं रिवेन्यू और कैपिटल ट्रांजैक्शन के अंदर। तो देखिए रिवेन्यू और कैपिटल ट्रांजैक्शन के अंदर होता क्या है बेसिकली, हालांकि मैंने बेसिक की क्लास में आपको पढ़ाया था, अगर आपने पेड लेक्चर लिए होंगे तो कम से कम मैंने 31 लेक्चर आपको बेसिक के दिए हैं। मैं उन स्टूडेंट के लिए बेसिक की क्लास डिटेल बनाई जो साइंस साइड से है, जो बेसिक भूल गए हैं, वो पढ़ाई छोड़े हुए 3 से 4 साल 5 साल हो चुके होते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके लिए बनाए थे रिवेन्यू और कैपिटल ट्रांजैक्शन। और जो स्टूडेंट टच में रहते हैं, जैसे कि 12वीं पास करी, 12th पास करी, फाउंडेशन दिया, वो टच में है बेसिक के, उनको मैं साफ साफ मना कर देता हूँ बेसिक मत पढ़िए, आपका बेसिक क्लियर है, क्या जरूरत है वो 31 क्लास देखने की। तो वो देखे जो पेड बैच मैंने बताया था, वो देखे जो जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, और लगभग सभी देख लेते हैं, क्या कहते हैं, सोचते हैं कि नई चीज मिल जाएगी, और मिलती भी है। रेवेन्यू और कैपिटल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, रेवेन्यू और कैपिटल, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे क्योंकि डिटेल में ज्यादा जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि बहुत गहराई में है ये चीजें, बहुत सारी ट्रांजैक्शन में अलग अलग मतलब होता है, बट बेसिक चीजें बता देता हूं। सर अगर मैं बात करूं रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू को दो पार्ट में बांटा गया, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। सिमिलरली कैपिटल को भी दो भागों में बांटा, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। ये चार चीज का मतलब आप समझिए थोड़ा आराम से। पहले मैं बात करता हूं खर्चों के बारे में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि वो खर्चे जिनका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर मैं ले लेता हूं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज कि मैं कार लेकर आया, अब कार का बेनिफिट मैं एक साल के अंदर अंदर कंज्यूम कर लूंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कार चलेगी 15 साल तक, दिल्ली में 15 साल तक है, बाकी जगह पर और ज्यादा भी है। तो जब किसी खर्चे का बेनिफिट आप एक साल से ज्यादा के लिए यूटिलाइज करते हो, ऐसे खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। मैं कार खरीद के लाता हूं 10 लाख रुपए, जब मैं 10 लाख की कार खरीद के लाऊंगा तो मेरा खर्चा होगा ही नहीं होगा, यस मेरी जेब से 10 लाख रुपए चले जाएंगे। अब आप देखिए कि ये 10 लाख रुपए जो आपकी जेब से गए, क्या जो 10 लाख रुपए जो आपकी जेब से गए उस पर आया क्या, कार आई। तो देखिए ये कार जो मैंने खर्चा किया और बदले में मेरे पास जो कार आई, इसका बेनिफिट क्या मैं एक साल से ज्यादा के लिए उठा सकता हूँ? यस आप एक साल के ज्यादा के लिए उठा सकते हो, क्योंकि कार एक साल से ज्यादा ही चलाओगे। ऐसे खर्चों को क्या कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब कार में मैं भरवाऊंगा पेट्रोल, बिना पेट्रोल के तो वो चलेगी नहीं, तो मैं पेट्रोल पंप में गया और मैंने 5,000 रुपए का पेट्रोल भरवाया। अब मैं 5,000 रुपए का पेट्रोल भरवाता हूं तो 5,000 भी तो मेरा खर्चा है, तो 5,000 मैंने पेट्रोल पंप वाले को दिए, वो मेरा पेट्रोल भर के दिया, और वो पेट्रोल कंजम्पशन क्या हो जाएगा, क्या वो पेट्रोल एक साल से ज्यादा चलेगा? नहीं सर। अब आपने कार पेट्रोल भरवाकर एक साल तक रखी तो वो चलेगा भाई, पर जनरली देखिए क्या होता है, जनरली क्या होता है, कोई पेट्रोल भरवा रहा है तो यूज करने के लिए भरवा, कार ले रहा है तो यूज करने के लिए लेता है। तो हम कहते हैं जो 5,000 का पेट्रोल आपने भरवाया कार में, वो 5,000 का पेट्रोल विद इन 1 ईयर आप कंज्यूम कर लोगे, खत्म हो जाएगा, इस यूज कर लोगे उसका। ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर हमने कंज्यूम करा, अब पेट्रोल के लिए भी तो खर्चा हुआ, अब ऐसे खर्चे को क्या कहा जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। तो ऐसे खर्चे जो हम कर रहे, ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, दोनों से जेब से पैसा जा रहा है,
पर डिपेंड करता है कि पैसा जाने के बाद जो आ रहा है उसका बेनिफिट मैं कितने साल के लिए उठा रहा हूं। अगर उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर है, जैसे कि पेट्रोल, पैसा जाने के बाद पेट्रोल आया, उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूम कर लिया, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा वो पेट्रोल खर्चा। पर अगर कार खरीदी तो कार का बेनिफिट मैं 1 साल से ज्यादा उठाऊंगा, तो क्या माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अब आप बात कर लेते हैं रिसिप्ट की, और क्या होता है। देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, एक जनरल रिसिप्ट होती है जो रेगुलर बेसिस पर हमारे डे टू डे लाइफ में बिजनेस के अंदर होती है। एग्जाम्पल समझिए, भाई मैं गुड्स बनाता हूं, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है और फर्नीचर बनाना मेरा काम है। अब रेगुलर बेसिस में रोज आऊंगा, रोज दुकान खोलूंगा, रोज दुकान खोलने के बाद फर्नीचर बनाना स्टार्ट कर दूंगा और बेचना स्टार्ट कर दूंगा। क्या ये मेरी रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है? हाँ जी सर, रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। अब फर्नीचर बेचकर मैं कमाऊंगा प्रॉफिट, मैं कमाऊंगा रिसिप्ट। तो देखिए जब फर्नीचर बेचकर आप प्रॉफिट कमाते हैं या कोई रिसिप्ट लेते हैं तो उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, क्योंकि ये डे टू डे रेगुलर एक्टिविटी के लिए। जबकि कैपिटल रिसिप्ट जनरल बेसिस पर होती है। जनरल बेसिस पर क्या, कभी कभी होने वाली चीजें होती है। एक जनरल सिनेरियो मैंने आपसे कहा, मेरे को रिवीजन से रेगुलर क्लास का जज मत करिएगा। पहली बात तो मैं यहां पर रिवीजन डिटेल में नहीं करा रहा। डिटेल का मतलब होता है इसके अंदर घुस घुस के पढ़ाना, एक एक चीज को समझाना, एक्सप्लेन करना, उसको डिटेल लेक्चर कहते हैं। कई सारे स्टूडेंट रिवीजन देखकर मेरे को जज करने लग जाते हैं कि अरे इसने तो कुछ भी नहीं बताया भाई, इसने तो कुछ भी नहीं बताया, इसने तो ढंग से बताया भी नहीं। समझे नहीं ना आप, रिवीजन और डिटेल में फर्क है। इसको मैं 5 मिनट में समझा रहा हूं और डिटेल में इसी को 1.5 घंटे में समझाता हूं, तो फर्क होता है। ठीक है, तो रिवीजन से कभी भी डिटेल क्लास का जजमेंट मत लीजिएगा। रिवीजन का मतलब होता है कि आप ये पहले से पढ़ चुके हैं, बस एक थोड़ा सा आइडिया चाहिए, बस ये होता है। तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है जब डे टू डे एक्टिविटी, जैसे कि प्रॉफिट ऑन गुड सेल, भाई मैंने सेल करा तो गुड सेल करा, उससे मेरा प्रॉफिट हो गया, तो वहां जो रिसिप्ट आई वो क्या है, मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट मानी जाएगी। जबकि कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, एक तरीके की लायबिलिटी मानी जाती है कि आपको रेगुलर बेसिस पर नहीं होता। कैपिटल रिसिप्ट जैसे कि आपके पास क्या हुआ कि आपके पास एक रिसिप्ट आई, आपके ओनर ने आपको पैसा दिया कैपिटल के तौर पे, वो कैपिटल रिसिप्ट कंसीडर करी जाती है। ठीक है जी। दूसरा आपके पास क्या हो सकता है, दूसरा जरूरी नहीं है हर बार हर केस में लायबिलिटी हो। दूसरा क्या हो सकता है सर, आपने अपनी एक लैंड बेच दी, आपने अपनी एक लैंड बेच दी, उससे जो रिसिप्ट आई वो भी कैपिटल है, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पर नहीं हो रही। लैंड आप रेगुलर बेसिस पर नहीं बेचते, कभी कभी आपके पास कोई एसेट है, आपने उसको बेच दी, उससे कोई रिसिप्ट आ गई, उसको कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट में होने वाले प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल रिसिप्ट से होने वाले लॉस को कैपिटल लॉस कहा जाता है। मेरी एक लैंड थी 10 लाख की, मैंने खरीदी थी, उसको मैंने 12 लाख की बेच दी, तो ये मेरा 12 लाख रुपए क्या है, रिसिप्ट है, और उसमें 2 लाख रुपए क्या है सर, इसमें 2 लाख है कैपिटल प्रॉफिट। अब 10 लाख की लैंड मेरे को बेच दी मैंने 8 लाख में, अब इधर 2 लाख का क्या हो गया, कैपिटल लॉस। एसेट को बेचकर होने वाले लॉस या प्रॉफिट को कैपिटल लॉस या कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। तो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी में जो रिसिप्ट आती है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, जबकि कभी कभी होने वाली रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है। लो जी, बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी है। आगे बात कर लेते हैं ट्रेडिंग और पीएनएल के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट पे आपने पहले भी बनाया होगा, ये लो, मैं एक साथ नहीं बना रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूं पहले। लॉजिक नहीं समझा सकता, और अगर आपको लॉजिक समझना है, ये क्लास फ्री है, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट 1 घंटे में कराया हुआ है लॉजिक के साथ। मैं यहां पर बताता हूं ट्रेडिंग अकाउंट में आता क्या है। इस साइड खर्चे आते हैं, इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, इस साइड हमारी इनकम आती है, रेवेन्यू आता है। ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट। मैं फिर कह रहा हूं, जिसने भी ये लेक्चर डिटेल में देखने हैं जाकर देखिए। 17 लेक्चर है, 17 लेक्चर में मतलब आपको ऐसा फील हो जाएगा कि हाँ भाई मैं इस ट्रेडिंग पीएनएल या फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर में बहुत इजीली कर लूंगा। मैंने आपको दिखा भी दी प्लेलिस्ट, चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट ने देख लिया, जो स्टूडेंट मेरा पेड स्टूडेंट है, इन्होंने पहले भी वो देख लिया है, वो रिवीजन को कंसीडर करें। जिन्होंने नहीं देखा वो डायरेक्टली देखिए, रिवीजन कंसीडर मत करें। अगर वो देख ले तो रिवीजन तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। सबसे पहले यहां पर क्या आता है बताओ, सबसे पहले आता है यहां पर ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी। फिर क्या आ जाएगा यहां पर, टू परचेजेस, याद रहे। फिर यहां से परचेजेस का रिटर्न माइनस करते हैं। फिर यहां आते सारे डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे कि वेजिस आ गया, जैसे कि कैरीज इनवर्ड आ गया, फ्यूल, पावर एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। फ्रेट इनवर्ड हो गया,
ये सब खर्चे यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या आता है भाई, सेल, जो आपने सेल करी रेगुलर, उसमें अगर कोई रिटर्न आया तो वो आपको माइनस करना होगा। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर क्या आता है, एबनॉर्मल लॉस। ये बहुत लोगों को, कम बच्चों को पता होता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस यहाँ आता है सर क्रेडिट साइड में। तो ये तो लॉस है, डेबिट साइड में आना चाहिए, नहीं, ये क्रेडिट साइड में आता है। फॉर डिटेल लॉजिक गो टू द लेक्चर, आप देखिए, क्योंकि मैंने पूरे डिटेल में लेक्चर अपलोड करे हुए। एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में क्यों आता है, ट्रेडिंग अकाउंट की शायद आई थिंक तीसरी क्लास है, आप डायरेक्ट तीसरी क्लास देख सकते हैं। तीसरी नहीं, दूसरी होगी, हाँ दूसरी क्लास है। प्लेलिस्ट की सेकंड क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाया बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में। 1 लाख एक कह रहा हूँ, 1 घंटा 19 मिनट की क्लास है। सोचो 1 घंटा 19 मिनट मैंने ये समझाया बस। और यहाँ आता है भाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड क्यों आता है, इसका रीजन दिया हुआ है। अब नॉर्मल लॉस यहाँ पर क्यों आया, इसका रीजन दिया हुआ है। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक ये क्यों हुआ, इसका रीजन, ये देखो खर्चे है इसलिए यहाँ डेबिट साइड में आया, वो इनकम है क्रेडिट साइड में आया, ये तो लॉजिक समझ में आता है। डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, क्योंकि नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर का अकाउंट वो अकाउंट होता है जो इसका मोटिव प्रॉफिट ये कैलकुलेट करना होता है या लॉस कैलकुलेट करना होता है, वो होते हैं नॉमिनल नेचर के अकाउंट। तो ये क्योंकि नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, यहाँ आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपको लॉस होगा तो यहां पर आ जाएगा ग्रॉस लॉस। यहां आ जाएगा ग्रॉस लॉस, ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ओहो, स्टार लगा रहा हूं, स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब होता है इन दोनों में से एट अ टाइम एक ही चीज होगी ना, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब ये ग्रॉस लॉस कहां चले जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट में चले जाएगा। तो आप अलग अलग भी बना सकते हो एग्जाम में, आप एक साथ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि हमें एक साथ ही बनाना होता है, अलग अलग बनाना चाहो अलग अलग बना सकते हैं। बट पीएनएल अकाउंट में ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां चले जाएगा, यहां आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हमेशा क्रॉस पोस्टिंग होती है। अगर ये डेबिट है तो वहां जाके प्रॉफिट क्रेडिट होगा, और अगर ये लॉस क्रेडिट है तो यहां आकर क्या हो जाएगा, लॉस डेबिट होगा। क्रॉस पोस्टिंग होती है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। ठीक है दोस्त। इसके बाद यहां पर सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग ढंग से पढ़ी है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोले तो क्या, इनडायरेक्ट मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एक्सपेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने एक चैप्टर पढ़ा था कॉस्ट शीट, इसका भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, इससे आपको ज्यादा आसानी होगी समझने में। ये सारे खर्चे यहां पर जाएंगे, और यहां पर आ जाएगी इनडायरेक्ट इनकम, जैसे कमीशन रिसीव्ड, जैसे कि क्या, कमीशन रिसीव्ड है ना, आपके पास कमीशन रिसीव्ड हो गया, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, जो भी चीज है सारी की सारी यहां पर आ जाएगी इनकम में। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ, सारे इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पर टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद क्या आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा नेट प्रॉफिट, क्योंकि ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा सर नेट प्रॉफिट। और अगर नेट लॉस आया हो तो यहाँ पर देखेगा, फिर से स्टार लगा रहा हूं, इसका मतलब है एक बारी में एक ही चीज होगी एट अ टाइम। फिर आ जाती है कहानी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की यहां पर बैलेंस शीट नॉमिनल बनती है, नॉर्मल बैलेंस शीट में आपके पास ये होगी, आपके पास एसेट साइड, ये सब आपको पता है, मैं बस एक बार रिपीट कर रहा हूं। ये लायबिलिटी साइड, अब भाई है तो कोर्स में क्या रिपीट तो करना ही पड़ेगा ना। ये एसेट होगी, ये लायबिलिटी होगी। यहां पर सबसे पहले लिखने का तरीका होता है कैपिटल, फिर यहां पर ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, और लॉस होगा तो नेट लॉस माइनस करेंगे। ठीक है जी। फिर यहां पर ऐड करेंगे, नहीं ऐड नहीं करेंगे, यहां पर माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स। ये सब होने के बाद यहां पर आ जाएगा, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएगा, लोन आ जाएगा कोई, है ना, करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों आ जाएगी। ये होगी लोन लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटी, और वो हो गया करंट लायबिलिटी। इसके बाद आएगा यहाँ पर नॉन करंट एसेट, और यहाँ आ जाएगी करंट एसेट। नॉन करंट एसेट कौन कौन सी होती है, लैंड, फर्नीचर खरीदना, लैंड खरीदना, मशीन खरीदना, जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होती है, फॉर मोर देन 1 ईयर जिनका यूज करना होता है, जिनको खरीदते हैं बेचने के पर्पज से नहीं, यूज करने के पर्पज से जो खरीदते हैं, उसको नॉन करंट एसेट कहा जाता है। करंट एसेट का मतलब हो गया जो इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री आसानी से बेचकर, डेटर, इस तरीके के क्या होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, इस तरीके की क्या होती है, करंट एसेट होती है, जिनको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। और यहां पर हम सर दोस्तों उसका टोटल करेंगे और हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी।
तो ये पूरा प्रोसीजर है, इस तरीके से हमें बनाना, आपको पता ही है बेसिकली चैप्टर में करना क्या होता है। तो आइए हमने क्या क्या करा। हमने सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, रिवेन्यू, ट्रेडिंग अकाउंट, पी और बैलेंस शीट, ये चार चीजें हमने खत्म कर ली। आइए मैं आपको एक लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट देता हूं जो हमें करनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। सारी एडजस्टमेंट का रिवीजन कराने के बाद फिर आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा बड़े बड़े एडजस्टमेंट्स। चलिए अब एक एक करके लिखिए। सबसे पहले सारी खत्म करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस, तीसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, चौथा एक्रूड इनकम, पांचवा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था सर बेड डेप के क्वेश्चन करा देना। भाई वो बेड डेप के क्वेश्चन ना यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा उनके साथ इनको बेड डेप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही सिखाया जाता है बेड डेप वाला। तो वो स्टूडेंट कह रहा था कि सर बेड डेप के क्वेश्चन करा देना, बुक के अंदर है, वो मैं यही डिस्कस कर पाऊंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट यही होता है उसका। एप्रिसिएशन, ये तो चैप्टर मैंने अभी आपको पढ़ाया है। बेड डेप देखो आ गया ना, बेड डेप यही होगा वो डिस्कस। बेड डेप के साथ आएगा प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप, ये दोनों जब कंसेप्ट खत्म हो जाएगा तब वो क्वेश्चन हो पाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप, नोवा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, 10वां आ गया मैनेजर कमीशन, फेमस। 11वां आपके पास आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 12वां आपके पास आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। करते जाओ। थर्टीन आपके पास आता है गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर। फॉर पर्सनल यूज। 14 आपके पास आ जाता है गुड डिस्ट्रीब्यूट अमंग स्टाफ। फॉर स्टाफ वेलफेयर। एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉस। अगर कुछ मिस हो जाए मेरे से तो बता देना, मेरे को भी इतना ही सोच रहे हैं। अगर कुछ मिस हो जाए तो मुझे बता देना, इतना ही मेरे ध्यान में आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, तब जाकर एक क्वेश्चन हम कर पाएंगे लास्ट में। और बिल्कुल स्पीड से कराऊंगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, और कोई डिटेल चीजें नहीं, सीधा सीधा बताऊंगा कहां पर आनी चाहिए, क्यों आना चाहिए, बस खत्म कहानी। यहाँ आएगा इस रीजन से आएगा, यहाँ पर आना चाहिए इस रीजन से आना चाहिए, राइट। तो ये पूरी 15 एडजस्टमेंट है। और आज की क्लास में तो हम यही रखेंगे, बट मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस चैप्टर को मजाक में मत लीजिएगा। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मजाक में मत लीजिएगा। दूसरा देखिए, हम ना एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी है और ग्रुप वाइज भी है, और जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ सिर्फ उसी की टेस्ट सीरीज लेता हूँ। तो मेरे 3 सब्जेक्ट की कॉम्बो की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी आपको, अलग अलग चैप्टर की, अगर सॉरी चैप्टर वाइज कह रहा हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, चैप्टर वाइज नहीं है, सब्जेक्ट वाइज है। और बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में 200 250 रुपए के स्टार्ट है, और आपको कॉम्बो में तीनों लोगे तो 400 500 रुपए इस तरीके से पड़ जाता है।
टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है, आप वो साथ के साथ दे भी सकते हैं। जैसे जैसे आपका चैप्टर खत्म होता है वैसे वैसे आप टेस्ट सीरीज के लिए जा सकते हैं। टेस्ट सीरीज कैसे बाई करनी होगी? टेस्ट सीरीज बाई करने के लिए आपको हमारी दीपक क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी। आपको 2-3 ऐप दिखेगी प्ले स्टोर पे, क्योंकि ना कुछ ऐप गूगल ड्राइव के थ्रू जो स्टूडेंट क्लास लेते हैं उनके लिए होती है, कुछ चैप्टर वाइज क्लास के लिए है, कुछ फुल क्लास के लिए। तो वो टेस्ट सीरीज का ना एक डिटेल अगर आपको नहीं समझ आएगा तो हमारे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आज ही लॉन्च करूंगा और ये टेस्ट सीरीज अपलोड कर दूंगा। टेस्ट सीरीज का सारे डिटेल बताकर आपको दे दूंगा, आप चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नॉमिनल सीरीज में ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या होगा, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता है वैसे वैसे आप प्रैक्टिस करके टेस्ट दे सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के 2 टेस्ट होंगे और पूरे फुल फ्लैश भी टेस्ट होंगे, और लगभग ऑन एन अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 टेस्ट होंगे सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए में। एक सब्जेक्ट का बता रहा हूं आपको मैं, 40 लगभग टेस्ट रहेंगे आपके पूरे। ठीक है जी। तो 2 महीने पहले मैं लॉन्च करता हूं, जब भी पेपर आते हैं उससे 2 महीने पहले लॉन्च करता हूं कि 1 महीने का एक टेस्ट, क्योंकि 2-2 टेस्ट होंगे ना हर चैप्टर के, तो पर टेस्ट 1 महीना, फिर पर टेस्ट 1 महीना। चलिए बाकी डिटेल टेस्ट सीरीज की मैं अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगा। बस मैं ये लास्ट बात और कह रहा हूं, उसके बाद मैं क्लास खत्म कर रहा हूं। लास्ट बात ये है कि अगर किसी स्टूडेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वाला चैप्टर, इन सारी एडजस्टमेंट को बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये सारी एडजस्टमेंट में से कुछ एडजस्टमेंट एज इट इज एनपीओ चैप्टर के अंदर आती है, सेम एज इट इज एनपीओ चैप्टर के अंदर आ जाती है। तो अगर इनको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों मेरी प्लेलिस्ट का जो मैंने आपको शुरू में बताया उसको रेफर करिए, और ये वाली वीडियो ना देखे, सिर्फ उसको देख लो। ये वीडियो वो स्टूडेंट देखेंगे जिन्होंने वो क्लास देख ली थी, जो मेरे पेड स्टूडेंट है या फ्री वाले हैं, फ्री ने वो क्लास देख ली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने वो क्लास ऑलरेडी देखी हुई है, पहले भी बहुत व्यू है उसके अंदर। जिन्होंने वो क्लास देख ली है वो इसको जरूर रेफर करे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मैं जल्दी जल्दी आपको पूरा रिवाइज करा दूंगा। और जिन्होंने वो क्लास अभी नहीं देखी है पर उनको पता है इसके बारे में, डिटेल चर्चा पता है, वो भी इस क्लास को देखे जल्दी से और जल्दी जल्दी रिवीजन करें। पर जो समझना चाहते हैं, जो डिटेल में सीखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि 11th में फाउंडेशन मुझे डिटेल में नहीं पढ़ाया गया, मेरे पल्ले नहीं पड़ा, भाई बहुत घुस घुस के पढ़ाया है, मैं वाकई बता रहा हूं, क्योंकि मैंने वो जी जान से पढ़ाई है लेक्चर, इसलिए मैंने वो डाले भी है एज अ डेमो, कि स्टूडेंट देख पाए तो समझ पाए कि किस लेवल का पढ़ा रहे हैं हम। तो आप वो देख सकते हैं, वो रेगुलर क्लास है, मतलब जो क्लास वहां पर प्लेलिस्ट में है ना वही क्लास पेड में भी है, अलग अलग नहीं है कोई। तो यही था आज की क्लास के अंदर। कल से नेक्स्ट क्लास से मैं इन सारे चीजों को एक एक करके लूंगा और खत्म करता हुआ जाऊंगा। पहले मतलब समझाऊंगा कहां आते हैं और क्यों आते हैं, आगे बढ़ेंगे। राइट, चलिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।